फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स के पार्ट 3 में। तो हम शुरू करेंगे इस टॉपिक से, जो कि है इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव्स। मतलब हम देखेंगे कि टैक्स का आपके अलग अलग अल्टरनेटिव्स पे क्या फ़र्क पड़ जाता है। वैसे तो देखिए, टैक्स का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है किसी भी चीज़ पे। कई बार गवर्नमेंट कई ऐसी स्कीम निकालती है जिससे टैक्स आपका किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन या किसी पर्टिकुलर काम पे बढ़ जाता है, और गवर्नमेंट कई बार ऐसी स्कीम्स भी निकालती है जिससे आपका टैक्स जो है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन या काम या स्कीम के कारण कम हो जाता है। ठीक है, तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर या एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर हमको इन सब बातों का भी ध्यान रखना है कि किन चीज़ों पे हमारा टैक्स किन कारणों से बढ़ सकता है और किन कारणों से कम हो सकता है। क्योंकि अगर आपने इसमें गलती करी तो हो सकता है आप काम सही कर रहे हो पर फिर भी कंपनी लॉस में चली जाए। ओके, तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं, सर्टेन इंसेंटिव्स एंड द रिलीफ्स इन टैक्सेस आर प्रोवाइडेड ऑन सर्टेन एक्सपेंडिचर फॉर द वेरियस रीजंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि इन पर्टिकुलर चीज़ों पर टैक्स नहीं लगेगा या कम लगेगा या सब्सिडी मिलेगी, तो ऐसी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे टैक्सेशन का फर्क पड़ जाता है। इस टेबल में आप लोग देख पा रहे हैं सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 आइटम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं कुछ आइटम्स। ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। ठीक है, ग्रॉस अर्निंग कंपनी ए की कितनी है 150 लाख और कंपनी बी की है 150 लाख, मतलब दोनों की ग्रॉस अर्निंग बराबर हो गई। ठीक है, एडमिसिबल एक्सपेंसेस यानी क्या होता है कि आपके पूरे कमाए हुए पैसे में से मान लो आपने 50,000 रुपये कमाए, पर उसमें से आपके 20,000 रुपये तो आपको लेबर को सैलरी देनी पड़ेगी या किसी काम वाले को सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेती, तो जो आपके 50,000 है उसमें से 20,000 रुपये माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका एडमिसिबल एक्सपेंसेस है, गवर्नमेंट मानती है कि ये आपका खर्चा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद जो पैसा बचता है उस पर टैक्स लगेगा। तो वैसे ये कंपनियों का एडमिसिबल एक्सपेंसेस है। पहली वाली कंपनी ए का है 50 लाख रुपए, जबकि कंपनी बी का है 25 लाख रुपए। ठीक है, मतलब इनकी ग्रॉस अर्निंग में से 50 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, तो इनका प्री टैक्स प्रॉफिट, मतलब टैक्स देने के पहले इनके पास प्रॉफिट कितना बचा 100 लाख रुपए, और इसके पास बचा 125 लाख रुपए। ठीक है, तो अब हमें टैक्स कितना 40% के हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ेगा। 100 लाख के ऊपर हमें 40 लाख रुपीस टैक्स देना पड़ेगा, और 125 लाख के ऊपर हमें 50 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों कंपनियों का नेट प्रॉफिट देखा जाए तो कितना हुआ, पहली वाली कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ 60 लाख रुपए, जबकि दूसरी कंपनी का हुआ 75 लाख रुपए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे क्या सीखा, क्या देखा कि दोनों कंपनियों ने बराबर पैसा कमाया था, 150 लाख रुपए दोनों ने कमाया था, पर सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस आ रहा था जो कि एडमिसिबल एक्सपेंसेस थे। इस कारण दोनों की कंपनियों के जो फायदे हुए उनमें काफी डिफरेंस आ गए। ओके, तो दोस्तों ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि टैक्स और टैक्स से जुड़ी हुई स्कीम्स का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो उससे हमारे फायदे पे बहुत फर्क पड़ जाता है। The tax payable and the net profit can be quite different depending upon the admissible expenses. So admissible expenses के ऊपर हमारा टैक्स काफ़ी डिपेंड करता है और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। Which often includes expenses on equipment purchases, research and the development etc. तो जो admissible expenses हैं that generally includes expenses on equipments purchase, research and development, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर, तो यहाँ पे आप टैक्स का इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कैश फ्लो। आपका जो कैश फ्लो है उसके ऊपर महंगाई, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन का कैसा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे फर्क पड़ता है। इन्फ्लेशन इन जनरल इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द प्राइस राइज रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। इन्फ्लेशन जो कि महंगाई दर क्या होती है एक्चुअली, कि आपकी जो पैसे की वैल्यू कम हो गई जिस कारण आपकी खरीदने की, बाजार से सामान खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, मतलब आपके पास जो पैसा उस उतने ही पैसे से सामान खरीदने की जो पावर है वो कम हो जाती है। व्हेन देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन द रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड द इंटरेस्ट, द डिस्काउंट रेट इज एवेल्यूएटेड। तो देखिए, जैसे हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम जो है सालों चलता है। अच्छा, सालों चलते हुए काम में कई बार लेबर के चार्जेस बढ़ते हैं, कम होते हैं,
कई बार मटेरियल के चार्जेस बढ़ते हैं कम होते हैं, फ्यूल चार्जेस बढ़ते हैं कम होते हैं, ठीक है। तो हर उतार चढ़ाव में हम लोग जो इंटरेस्ट रेट है वो हम चेंज नहीं करते। जो गवर्नमेंट ने हमको लोन दिया है और उस पर अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं या दे रहे हैं तो उस पर हम ज़्यादा चेंजेस नहीं करते। लेकिन अगर ये जो उतार चढ़ाव है, ये जो महंगाई है, ये अगर बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाने के बाद हम इंटरेस्ट रेट में चेंजेस करते हैं, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड डिस्काउंट रेट, ठीक है। जो नया इंटरेस्ट रेट आता है उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड डिस्काउंट रेट, जो कि उसका फॉर्मूला होता है अगर आपको मॉडिफाइड डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करना हो तो। बट हमें अभी नहीं करना है तो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ तक बात समझना जरूरी था कि मॉडिफाइड डिस्काउंट रेट एक चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन में चेंज होने के बाद हमको करना पड़ता है, और इन्फ्लेशन होती है महंगाई दर, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स, डिस्कशन ऑन द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो देखिए पब्लिक प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। पहली बात तो जैसे कि डैम्स, रोड्स, गार्डन्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पे, हॉस्पिटल्स। तो ये जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट किसके लिए बनाती है, हम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बनाती है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें फ़ायदे के बारे में नहीं सोचा जाता, पहले इनमें सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में, सोसाइटी के सपोर्ट के बारे में सोचा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कहलाते हैं पब्लिक प्रोजेक्ट्स। अब अगर आपको पब्लिक प्रोजेक्ट्स में डिसीजन लेना हो कि कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम करते हैं बेनिफिट कॉस्ट रेशियो से। इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स, डिस्कशन ऑन बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। अब ये बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या होता है। पब्लिक प्रोजेक्ट्स मीन दोज फंडेड बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ प्राइवेट और प्रोजेक्ट्स, ठीक है। मतलब पब्लिक प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं जो कि गवर्नमेंट फंड देती है, जिनके लिए गवर्नमेंट बनवाती है। Maximize the profits while adhering to the contractual requirements of the projects. The objective of the public project is to provide goods and services to the public at the minimum cost, ठीक है। तो पब्लिक प्रोजेक्ट की क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मेन, कि ये पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करेगी पर सबसे कम से कम पैसे पे, ठीक है। द बेनिफिट्स अकर्ड फ्रॉम सच प्रोजेक्ट शुड एटलीस्ट रिकवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। बस हमें इतना देखना होता है कि इनके जो बेनिफिट है एटलीस्ट वो उस प्रोजेक्ट का खर्चा निकाल लें, काफ़ी है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स फॉर चूजिंग पब्लिक प्रोजेक्ट्स आर। कभी भी अगर आप पब्लिक प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं तो उसमें पहली चीज़ देखनी होनी चाहिए कि वो इकोनॉमिकली पॉसिबल हो, ठीक है। द मोस्ट वायबल प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेट ऑफ इकोनॉमिकली प्रोजेक्ट्स एंड द रैंक और ऑर्डर द इकोनॉमिकली वायबल अल्टरनेटिव्स फॉर द गिवन सिचुएशन। और फिर आपको इकोनॉमिकली जो पॉसिबल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एक रैंक बनानी होती है, फिर उसमें से हम प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है। अब आगे आते हैं मेन चीज जो कि है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। अब बेनिफिट कॉस्ट रेशियो अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या होता है, ये हमें पता लगाने के लिए, ये हमें एक रिलेशन देता है कि किसी काम से कितना बेनिफिट हुआ और उसमें कितना कॉस्ट लगा, किसी प्रोजेक्ट में कितना बेनिफिट हुआ और कितना कॉस्ट लगा। डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बेनिफिट टू द पब्लिक एंड कॉस्ट टू द गवर्नमेंट। पब्लिक को कितने रुपए का बेनिफिट हुआ अपॉन कितनी गवर्नमेंट की कॉस्ट लगी, वो होता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ठीक है। मान लो एक गार्डन बनवाया, अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये बहुत कोई आसान चीज़ नहीं है कि सिर्फ आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिनमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। मान लो किसी सोसाइटी में गवर्नमेंट ने गार्डन बनवाया, सोसाइटी नहीं कह लो, एक शहर में एक बड़ा गार्डन बनवाया, 10 करोड़ का या 5 करोड़ का गार्डन बनवाया गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब उससे 50 रुपए की एंट्री फीस रखी, 25 रुपए 20 रुपए इतनी रखनी पड़ती गवर्नमेंट है तो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक उसका यूज़ कर सके, ठीक है। तो इस हिसाब से तो हमारी कॉस्ट रिकवर तो बहुत ही लेट होगी। लेकिन क्या हम इसको सिर्फ कॉस्ट की बात को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को कैंसिल तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक शहर के लिए एक अच्छा गार्डन भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। एक शहर के लिए एक अच्छा गार्डन, एक रिक्रिएशनल एरिया होता है तो टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करता है, वो शहर की रेपुटेशन भी बढ़ाता है, वो लोगों को एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी देता है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती है, सिर्फ पैसे से ही हर चीज़ को नहीं तौल सकते। इसलिए बेनिफिट कॉस्ट रेशियो में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है जो कि
समय समय और प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें अलग अलग दायरों में सोचना होता है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कैन बी ऑब्टेन यूजिंग, अगर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज में ही अगर कैलकुलेशन करना हो तो ये 3 मेथड होते हैं जिनसे हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस, फ्यूचर वर्थ मेथड, एनुअल वर्थ मेथड। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो वैल्यूज कैन इवन रिजल्ट इनटू नेगेटिव एंड जीरो वैल्यूज फॉर द प्रोजेक्ट विद नेट पॉजिटिव इकोनॉमी। अच्छा, तो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है B/C का जो रेशियो है वो कई बार क्या होता है, पॉजिटिव भी आता है, वो रेशियो जो होता है कभी जीरो भी आ सकता है, वही रेशियो कभी नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है ये हमें देखना होता है। हालांकि the numerator of all the benefit cost ratios is usually taken to mean the net benefit, मतलब जो न्यूमरेटर होता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का उसमें हम नेट बेनिफिट रखते हैं, और नेट बेनिफिट क्या होता है, नेट बेनिफिट होता है सम ऑफ ऑल बेनिफिट्स माइनस ऑल डिसबेनिफिट्स, जितने भी बेनिफिट हुए हैं, जितने भी फायदे हुए हैं जनता को, माइनस जितना भी नुकसान हुआ है। मान लो अगर गार्डन बनाया तो उधर से पहले अगर कोई जंगल था काटा, या वहाँ पे कोई झुग्गी झोपड़ी थी या कोई पुरानी सोसाइटी थी उसे हटाया, या कोई नदी नाला वहाँ से गुजरता था उसे चेंज किया, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज डिस बेनिफिट्स बट सम ऑफ द बेनिफिट्स। ठीक है, तो हमको सारे बेनिफिट्स माइनस सारे जो नुकसान हुए उनको माइनस करके एक नेट बेनिफिट निकालते हैं, उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। ठीक है, now, it is a useful tool to simply distinguish between an acceptable alternative and an unacceptable alternative। तो ये बहुत ही आसान उपाय है किसी भी प्रोजेक्ट को चूज करने का या उसको रिजेक्ट करने का। समझ गए यहाँ तक? अभी हम आगे कुछ और देखते हैं। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन 1 indicates that the investment is justifiable। अगर B/C बेनिफिट अपॉन कॉस्ट का जो रेशियो आता है अगर वो 1 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब हमें फ़ायदा हुआ है, इसका मतलब हमारे बेनिफिट हमारी कॉस्ट से ज़्यादा है, इसका मतलब जो हमने खर्चा किया वो सही था। दूसरा है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इक्वल्स टू 1.5 मीन्स दैट ईच रुपी इन द कॉस्ट यील्ड्स 1.5 रुपी इन द बेनिफिट्स। मान लो अगर बेनिफिट अपॉन कॉस्ट का जो रेशियो है वो 1.5 आता है, इसका मतलब ये होता है कि हर खर्चा किया हुआ 1 रुपये आपके 1.5 रुपये का फायदा करा रहा है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं बेनिफिट कॉस्ट रेशियो लेस देन 1, इसका मतलब होता है इंडिकेट्स द बेनिफिट अकर्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज लेस देन द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एंड दस द इन्वेस्टमेंट इज नॉट जस्टिफिएबल। इसका मतलब ये है कि अगर बेनिफिट अपन कॉस्ट का जो रेशियो 1 से कम आता है, इसका मतलब आपका बेनिफिट कम है कंपेयर टू जितना आपने खर्चा किया, इसका मतलब आपको खर्चा ही नहीं करना चाहिए था जब आपको उतना बेनिफिट नहीं हो रहा था खर्चे जितना या खर्चे से ज़्यादा, तो इसका मतलब किया हुआ इन्वेस्टमेंट एक गलत इन्वेस्टमेंट है। ओके, यूजफुल, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग depending on the availability of the investment funds, capital rationing and special features of social merit and economic objectives। तो ये जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ये कई कामों में आता है, सबसे मेन काम है, मेन उद्देश्य इसका होता है कि आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, आपको निर्णय लेने में मदद करता है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। ओके, अब हम आगे देखते हैं। ये बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकालते हैं, जैसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम बेनिफिट, एस्पिरेशन लेवल, मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ बेनिफिट्स ओवर कॉस्ट, हाईएस्ट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट हैज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ग्रेटर देन 1, मैक्सिमम इंक्रीमेंटल एडवांटेज ऑफ बेनिफिट ओवर कॉस्ट, मैक्सिमम इंक्रीमेंटल बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट हैज एन इंक्रीमेंटल बेनिफिट रेशियो ग्रेटर देन 1। तो इन चीज़ों के अभी डिटेल में हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि ये विभिन्न प्रकार के क्राइटेरियाज होते हैं जिनके ऊपर हम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकालते हैं। इतना ही काफ़ी है अभी के लिए। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझेंगे और देखेंगे कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, A government is planning for an hydroelectric project that will also provide flood control, irrigation and रिक्रिएशन बेनिफिट्स। मतलब गवर्नमेंट एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक डैम बनाने की सोच रही है जो कि फ्लड कंट्रोल भी करेगा, इरिगेशन फैसिलिटी भी देगा और घूमने फिरने की भी अच्छी व्यवस्था वहाँ पे मिलेगी। द एस्टेब्लिश्ड बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ 3 अल्टरनेटिव्स आर गिवन इन टेबल। अब इसके क्या कॉस्टिंग है वो आपको एक टेबल में हम दिखाएंगे, उससे पहले समझ लीजिए
कि इसमें जो खर्चा होएगा उसका उसका लोन लिया जाता है ऑब्वियसली, और उसके ऊपर 5% का इंटरेस्ट लगेगा। द लाइफ ऑफ ईच अल्टरनेटिव, जो कि हम मान लो हमारे पास 3 अल्टरनेटिव्स हैं, एक्स वाई और जेड, और उनकी तीनों की लाइफ ही बराबर है जो कि 50 साल है। अब हमें इसमें से चुनना है कि हम कौन सा अल्टरनेटिव चुनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टेबल देखते हैं, डेटा फॉर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कंप्यूटेशन, ऑल वैल्यूज आर इन रुपीज मिलियन। ठीक है, तो ये सब मिलियंस में लिखा है। हमारे पास प्रोजेक्ट एक्स है, प्रोजेक्ट वाई है और प्रोजेक्ट जेड है। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट प्रोजेक्ट एक्स की 250 मिलियन है, 350 मिलियन है और 500 मिलियन है जेड वाले की। एनुअल पावर सेल्स, मतलब हर साल अगर इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी और उससे जो इनकम आएगी वो 10 मिलियन आएगी, 12 मिलियन आएगी, 18 मिलियन आएगी। उसी प्रकार फ्लड कंट्रोल से हमें 2.5 मिलियन का फायदा होगा, 3.5 मिलियन का और 5 मिलियन का फायदा होगा। एनुअल इरिगेशन बेनिफिट्स हमें 3.5 मिलियन, 4.5 मिलियन और 6 मिलियन का फायदा होगा। रिक्रिएशनल बेनिफिट से हमको 1, 2, 3.5 का फायदा होगा। और एनुअल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, जो हमारा खर्चा है वो होएगा हमारा 2 मिलियन इधर, 2.5 मिलियन इधर और 3.5 मिलियन इधर। ठीक है, तो ये तो हमारे पास डेटास थे, ये तो बस हमारी टेबल थी। अब हम इसे समझते हैं कि इनका आगे करना क्या है। ठीक है, तो सोल्यूशन फॉर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि सबसे पहले तो हम इनका एनुअल खर्चा निकाल लेंगे जो कि इंटरेस्ट के कारण आ रहा है, लोन के कारण आ रहा है। तो 250 मिलियन वाले का 13.7 मिलियन, वाई प्रोजेक्ट का 19.8 और जेड प्रोजेक्ट का 27.40 इतना हमारा खर्चा है। और फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी हम जोड़ लेते हैं, तो 2, 2.5 और 3.5 जैसा कि टेबल में दे रखा था वो हमने जोड़ लिया। फिर इसमें से हम माइनस कर देते हैं रिसिप्ट ऑन द पावर सेल्स, जो हमको पावर सेल से फायदा होगा वो हम इधर माइनस कर दे रहे हैं कि 10, 12 और 18। ठीक है, ये हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास टोटल एनुअल कॉस्ट इक्विवेलेंट कितना आता है। टोटल हमारी कॉस्ट कितनी हो रही है साल की, 5.7, 9.68 एंड 12.9 एक्स वाई जेड की हमारी, ये हमारी खर्चा है जो हमने निकाल लिया। अब हम बेनिफिट्स की बात करेंगे। एनुअल बेनिफिट्स, फ्लड कंट्रोल से हमारा जो हमें टेबल के हिसाब से डेटा दिया था 2.5, 3.5, 5 वो हमने लिख दिया। इरिगेशन बेनिफिट्स हमने लिख दिए, रिक्रिएशनल बेनिफिट्स भी हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, टोटल बेनिफिट हमारे ये हो गए 7, 10 और 14। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉस्ट है और ये जो हमारे बेनिफिट इनका रेशियो निकालेंगे। तो बेनिफिट दैट इज 7 अपॉन कॉस्ट दैट इज 5.7, तो 7 अपॉन 5.7 करेंगे तो हमारा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो आएगा 1.23, 1.03 और 1.12। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने पहली चीज तो ये देखी कि हमारा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट करना एक जस्टिफिएबल टास्क है, मतलब एक वर्थ है। ठीक है, क्योंकि हमें खर्चे से ज़्यादा फायदा है। ठीक है, अब इसमें से हम चुन सकते हैं कि कौन सा बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, कौन सा प्रोजेक्ट सही रहेगा और उस हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद।